नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद ख़ास मेहमान हैं, गौरी मैम हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू हर्ष। तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, आप देखिए बाज़ार ने किस तरीके से रिएक्शन दिया है। पूरा बाज़ार 12:17 तक बाज़ार ठीक था कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा फोकस होता हुआ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ खबरें आई। वित्त मंत्री ने एक के बाद एक ऐलान किया और उसके बाद पूरा बाज़ार गिरता हुआ दिखा। आप सेंसेक्स 1000 पॉइंट नीचे जाता हुआ दिखा। अगर आप निफ्टी को देखें तो 400 पॉइंट्स तक की गिरावट आई है। ऐसे कौन से ऐलान हैं जिससे बाज़ार ना सिर्फ बाज़ार इम्पैक्ट हो बल्कि आपकी जेब पर भी सीधा फ़र्क पड़ सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि गौरी मैम का जो तरीका है समझाने का बहुत ही आसान होता है और सरल भाषा में जो बड़ी बड़ी बातें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इक्विटी की बात करते हैं, जो कि हमारा पेज भी है मैम, बाज़ार के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। तो इक्विटी को लेकर यहाँ पर जो दो बड़े ऐलान हुए हैं, देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे जो टैक्स लगता था, अभी तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे मैम 10% लगता था। बिल्कुल। और शॉर्ट टर्म पे 15% मैम। बिल्कुल। तो मैम क्या चेंजेस हुए इसमें? तो देखिए, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था इक्विटी में 10%, जो 2018 से पहले कोई टैक्स ही नहीं लगता था। पहले उसको इंट्रोड्यूस किया 10% पे और 1 लाख तक की एग्जेम्पशन दी, यानी कि 1 लाख तक के प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना था, उसके ऊपर आपको 10% देना था। अब उस 1 लाख की एग्जेम्पशन को तो बढ़ाया है और 1.25 कर दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका जो टैक्स रेट है जो 10% था उसको 15% कर दिया है, जो बहुत ज़्यादा है। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो 15% था उसको 20% कर दिया है। तो जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लोग बुक करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका है। और हमने रिसेंटली देखा कि बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली थ्रू म्यूचुअल फंड्स। अगर हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में ऑन अ मंथली बेसिस कितनी SIPs का इन्फ्लो आ रहा है। हमारी डोमेस्टिक मार्केट ही अपने आप में सस्टेन कर रही है, हमें FIIs की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। लेकिन अब इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को बहुत बड़ा झटका लगा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और भी कुछ चीज़ें चेंजेस हुए हैं उनकी वजह से। बिल्कुल, और उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे मैम। यानी कि लॉन्ग टर्म जो गया वो अब 12.5% हो गया और जो शॉर्ट टर्म है वो 20% हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर वही कंसर्न था जो हम लोग बार बार लगातार कहते हैं कि सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकता है। कल भी मैंने अपने शो में कहा था कि बजट में मार्केट्स को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। इस तरह के संकेत इकोनॉमिक सर्वे में भी दिए गए थे। अब मैम जो कि RBI गवर्नर ने भी बोला, सेबी चीफ ने भी बोला और यहाँ तक कि वित्त मंत्री ने बोला, F&O की बात करते हैं मैम। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर STT को लेकर क्या ऐलान हुआ है? देखिए हर्ष, पहले से कुछ खबरें आ रही थी कि F&O को लेके कुछ चेंजेस होंगे और जो हुए हैं, लेकिन इसको मैं बहुत बड़ा झटका नहीं मानती और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी था, क्योंकि ये देखते हुए कि कितने लोग F&O में इन्वेस्ट कर रहे हैं अब। क्योंकि अगर आप देखें तो एक सीरियस कंसर्न था ये कि F&O में ट्रेडिंग करने वालों की लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और F&O की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है। आप अपना हार्ड अर्न मनी जो है वो गवा सकते हैं। हालांकि स्टॉक गलत पिक करें तो भी चांसेस होते हैं, बट F&O थोड़ा ज़्यादा रिस्की माना जाता है। और सेबी टाइम टू टाइम आपको अलर्ट दे रहा था कि F&O में आप थोड़ा सा संभल जाइए, और बार बार ये बताया जा रहा था कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे STT बढ़ाने से यहाँ पे थोड़ा सा लोग पीछे हटेंगे और उनको ये समझ आएगा कि आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पे और भी कुछ चेंज देखने को मिले, यानी कि सरकार की नज़र F&O पे ज़रूर है। तो ये बढ़ाना मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई एक्सट्रीम स्टेप है, ये एक्सपेक्टेड और ठीक है। बट हाँ, इक्विटी का जो आपका जो इन्वेस्टिंग का जो आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन बढ़ा है, ये बहुत बड़ा है। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बढ़ा। और देखिए जो पुट और कॉल का जो खेल था ना, अब थोड़ा बहुत तो सरकार का ये नज़रिया है कि भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। टैक्स बढ़ाए भले ही हल्के बढ़ाए, लेकिन सरकार के रडार पर है ये चीज़, और हो सकता है आगे भी आने वाले दिनों में कुछ बड़े फैसले लेते हुए सेबी की तरफ से जो उनकी एक रिकमेंडेशन पूरी कमेटी बैठी हुई है उस तरह के रिकमेंडेशन आते हुए दिख सकते हैं। अब मैम आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनलिस्टेड यहाँ पर जो बॉन्ड्स और डिवेंचर हैं उसके होल्डिंग पीरियड को लेकर कुछ ऐलान हुए। मैम थोड़ा सा समझाइए मैम, किस तरीके के होल्डिंग पीरियड बढ़ गए और क्या क्या असर पड़ सकता है? देखिए, अभी तक हमने कई बार बोला कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्सेशन है जिसमें होल्डिंग पीरियड काफ़ी तरह के हैं, इक्विटी में अलग है, प्रॉपर्टी में अलग है और बाकी एसेट क्लास में अलग है, और यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये पहला स्टेप है सरकार का सिंप्लीफिकेशन के टुवर्ड्स, जहाँ पे 3 होल्डिंग पीरियड से 2 पे ले आए हैं। यानी कि पहले इक्विटी का होल्डिंग पीरियड होता था 1 साल, जो अभी भी 1 ही साल है।
आपका प्रॉपर्टी का होता था 2 साल, जो अभी भी 2 साल है, लेकिन इसके अलावा जितने एसेट क्लास थे सबका होल्डिंग पीरियड 3 इयर्स होता था। अब उसको हटा दिया और 2 के साथ मर्ज कर दिया है, यानी कि अब सिर्फ 2 होल्डिंग पीरियड आपको देखने हैं, एक 1 ईयर और एक 2 ईयर। तो बेसिकली आपका जो 1 ईयर वाला है वो सिर्फ इक्विटी के लिए है, उसके अलावा आप समझिए जितने एसेट क्लास हैं वो 2 ईयर्स का होल्डिंग पीरियड के बाद आपके लॉन्ग टर्म बन जाएंगे। मतलब मैम ये समझा जाए कि 1 साल तो अब इक्विटी का हो गया होल्डिंग पीरियड, उसके अलावा जो बाकी के हैं वो 2 साल ही काउंट हो गया, 3 साल से हट गया मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप अगर 2 साल से ऊपर किसी भी एसेट को होल्ड करते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत दिनों से रैशनलाइज करने की इस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन चलिए 3 साल की जगह पे 2 साल की अब देखना होगा आने वाले दिनों में और इसको लेकर क्या स्टेप उठाए जाते हैं। मैम अब यहाँ पर एक इनकम टैक्स पेयर यहाँ पे या फिर कहेंगे एक सैलरीड क्लास को लेकर एक जो बड़ा ऐलान हुआ है स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर, जो हम लोग भी लगातार बता रहे थे अपने व्यूअर्स को, 50,000 से बढ़ाकर इसको 75,000 किया गया। बिल्कुल। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 52 से 75,000 कर दिया है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि कोई और डिडक्शन इंट्रोड्यूस नहीं की है, जो मुझे लगता है कि होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि न्यू रिजीम की जो खासियत है वो यही है कि वो सिंपल है, और अगर आने वाले सालों में हमें सिर्फ उसी को फोकस करना है तो हमें उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना और ज़्यादा रिजीम डिडक्शंस ऐड नहीं करनी। अब इसमें जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको बढ़ाने से हमारा जो टैक्स बर्डन है वो कम हुआ और कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ी, तो ये एक बहुत अच्छा जो चेंज है वो हुआ है। इसी के साथ साथ स्लैब रेट बदल दिया है, तो स्लैब रेट में भी फ़ायदा किया। अब जो स्लैब्स हैं वो है 0 to 3 लाख आपका 0, पहले भी आपका 0 था, अब आपका 3 to 7 5%, 7 to 10 10%, 10 to 12 15, 12 to 15 20 और 15 के ऊपर 30। तो अगर आप टोटल देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से और इस स्लैब रेट के घटने से आपका 17,500 का जो है वो आपको टैक्स का मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा। अरे वाह, मतलब 17,000 का फ़ायदा होता दिखेगा। बिल्कुल, अगर आप ये रिजीम फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप अवेल करेंगे, अगर आप सैलरीड है तो आपका जो टैक्स का बर्डन है वो आपका इतना कम अच्छा मैम, लेकिन लास्ट जिस तरह से बात चल रही थी कि 7 लाख तक तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स लगेगा ही नहीं अगर आप एग्जम्पशंस ले लेते हैं, तो मैम वो स्थिति अभी भी जारी रहेगी? बिल्कुल, वो अभी भी रहेगी। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे है स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद, तो आपको अभी भी कोई टैक्स नहीं देना, उसमें कोई चेंज नहीं है, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ स्लैब रेट में चेंज किया गया है जिसका इम्पैक्ट आपको इन टोटलिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक बार फिर ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक बार फिर कदम उठाया गया। 2020 में न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च हुआ था और उसके बाद कुछ बड़े फैसले यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। मैम मेरा आखिरी सवाल, यहाँ पर TDS TCS को लेकर कुछ ऐलान किए गए हैं, वहाँ पर क्या है मैम, क्या स्थिति है वहाँ पर, क्या कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है? देखिए, TDS और TCS में कुछ चेंजेस हैं। कुछ जगह TDS के रेट्स को कम किया है, TDS की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कम करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा होगा वो ये है कि जो TCS आपका लगता है कुछ चीज़ों पे, जैसे आपने कोई इंटरनेशनल पैकेज लिया या कोई गाड़ी ली, कोई हाई वैल्यू आपने कोई चीज़ ली है, कई चीज़ों पे आपका TCS होता है, फॉरेन रेमिटेंस पे भी होता है। वो TCS आपका जो एम्प्लॉयर TDS काट रहा है उससे एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि अगर आपका एम्प्लॉयर पूरा TDS पहले काटता था और आपका TCS भी होता था तो वो आप साल के एंड में आप उसको क्लेम करते थे। अब आपको उसका बेनिफिट साथ के साथ मिल जाएगा, तो आपका TDS ही उस प्रोपोर्शन में कम कटेगा, तो आपको ज़्यादा सैलरी आ सकती है अगर आप TCS भी आपका अप्लाई होता है और आपके 26 ईयर्स में TCS भी आता है। मतलब मैम TCS अगर मनी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अगर कट रहा है तो अब वो जैसे आखिरी में हम लोग उसको क्लेम करते थे, अब वैसा सिस्टम नहीं होगा? देखिए, क्लेम आप अभी भी आखिरी में करेंगे, लेकिन अभी आप इसको साथ साथ अपना जो सैलरी पे TDS कटा है उससे एडजस्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका 1 लाख रुपए का TDS कट रहा है एम्प्लॉयर से और आपको 20,000 का TCS का क्रेडिट है, तो अब आप अपने एम्प्लॉयर को अगर बताएंगे, जो इसका ऑब्वियसली एक प्रोसीजर होगा, आप अगर बताते हैं तो आपका जो TDS एम्प्लॉयर काटेगा वो आपका 80,000 काटेगा इंस्टेड ऑफ 1 लाख। तो आपको जो सैलरी है वो जो 1 लाख के बाद मिलनी थी वो 80,000 के बाद, यानी टैक्स एडजस्टमेंट हो जाएगा। हालांकि टैक्स नहीं बोलते हैं मैम, आपने ही बताया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, वो टैक्स नहीं है, लेकिन देखिए जो TCS आता था आपके 26 ईयर्स में, वो आपका बाद में जाके आपको बेनिफिट मिलता था या एडवांस टैक्स में आप उसको कम कर लेते थे, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी, उनका बाद में जाके क्लेम होता था, उनको यहाँ पे फ़ायदा होगा। ठीक है मैम, तो हमने मोटे मोटे पॉइंट तो कवर कर लिए, कुछ मिस तो नहीं किया मेरे ख्याल से? आई थिंक बाकी मेमोरेंडम तो 166 पेजेस का है हर्ष, धीरे धीरे करके जब फाइन प्रिंट्स देखेंगे
एक एक करके इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। बिल्कुल, परत दर परत हम लोग बिजनेस टुडे बाजार रहेगा और मैम से भी जब भी मैम की अवेलेबिलिटी होगी हम लोग ज़रूर जुड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमने कोशिश करी सरल भाषा में आपको डिकोड करने की, बजट की बारीकियों को लेके कैसी लगी चर्चा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।